हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 6। दोस्तों ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक मोटिवेटेड पंक्तियाँ बोल देता हूँ। इन मोटिवेटेड पंक्तियों की गहराई पर आप जाके इन मोटिवेटेड पंक्तियों को समझेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं हम वर्ब का पार्ट 6। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया इन्फिनिटिव को लेकर, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला दायरा इन्फिनिटिव के बारे में हमने डिस्कस किया। और इन्फिनिटिव में दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव हम कैसे कहते किसे हैं, फुल इन्फिनिटिव को लेकर हमने बातचीत की थी पहले वीडियो में। तो फुल इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था वो 2+V1 लिखा था। फुल इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हमने लिखा था 2+V1, यानी यदि मैं बात करूँ 2+V1 की तो ये फुल इन्फिनिटिव होता है। इसी में इन्फिनिटिव के एक और टाइप का जिक्र हमने आपके सामने उठाया था, वेयर इन्फिनिटिव। आज दोस्तों हम वेयर इन्फिनिटिव की कहानी को कंप्लीट करके चलेंगे, और वेयर इन्फिनिटिव की कहानी को लेकर हम जो डिस्कशन करेंगे काफ़ी एग्जॉस्टिव लेवल पर करेंगे। दोस्तों फुल इन्फिनिटिव के बारे में हमने फुल डिटेल में इस बात की चर्चा की थी। आज हम वेयर इन्फिनिटिव का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वेयर का मतलब होता है विथआउट, इस वेयर का मतलब होता है विथआउट। अब यदि मैं इस वेयर इन्फिनिटिव की बात करूं तो वेयर इन्फिनिटिव में हम हटा इस टू को यूज़ करते हैं सिर्फ व सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं। पहला इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव होता है जो कि 2+V1 होता है। इन्फिनिटिव का दूसरा टाइप वेयर इन्फिनिटिव होता है। इस वेयर का मतलब विथआउट होता है, और वेयर इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। दोस्तों ये रही फुल इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव की बात। दोस्तों आज हम इस वेयर इन्फिनिटिव का डिस्कशन डिटेल में करेंगे और काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को आप समझेंगे। दोस्तों जो भी कॉम्पिटिटिव के अंदर जो भी बच्चे टॉप रैंक निकालते हैं वो दो टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में पढ़कर जाते हैं। पहला टॉपिक वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस का डिस्कशन ही हम अपने वीडियो में कर रहे हैं। एडवांस मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना। इस वर्ब एडवांस वर्ब की डीपर इन्वेस्टिगेशन 1 बाय 1 करके एक वीडियोस में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों एडवर्ब का चैप्टर और वर्ब एडवांस का चैप्टर टॉप रैंक निकालने वाले बच्चे काफ़ी ठीक से पढ़कर जाते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे वेयर इन्फिनिटिव के बारे में। वेयर इन्फिनिटिव का सीधा मतलब ही है कि केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक ऐसी वर्ब है दोस्तों, कुछ एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने बाद वेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। इन वर्ब को मैं एक एक करके लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा सी, वॉच, नोटिस, हेल्प, हियर, मेक, लेट, बिड। दोस्तों ये कुछ ऐसी वर्ब है जो कि अपने बाद हमेशा हमेशा वेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो मैं लिख सकता हूं कि द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब, द फॉलोइंग फाइनाइट verb we use first form of the verb। कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब होती हैं जो अपने बाद हमेशा वेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। लेकिन दोस्तों ये आठ वर्ब है जो अपने बाद हमेशा वेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। दोस्तों आप एक बात समझने का प्रयास करेंगे, हमेशा एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में पर्पस को बताती है, उद्देश्य को बताती है। इसी प्रकार से दोस्तों फाइनाइट वर्ब हमेशा एक सेंटेंस में, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को काफी ध्यान से सुनेंगे, फाइनाइट वर्ब हमेशा आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। यानी जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, नॉन फाइनाइट में तीन चीजें मैंने आपको बताया था, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल।
तो जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी वो इस फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैं सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं, क्योंकि ये ऐसी फाइनाइट वर्ब हैं जो अपने बाद हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब वेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, दे मेड मी अंडरस्टैंड, और मैंने दूसरा ऑप्शन लिखा टू अंडरस्टैंड, फिर मैंने लिखा द थ्योरम। दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं लिखना चाहूँ तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, दे शा द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। तीसरा एग्जाम्पल यदि मैं लिखना चाहूँ तो आई कांट लेट यू गो टू गो। दोस्तों ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स की कहानी को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कह सकते हैं दोस्तों वेयर इन्फिनेटिव। ये कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेयर इन्फिनेटिव लेती है। पहली वर्ब मेरे सामने है मेड वर्ब इस मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैंने क्या कहा, ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा वेयर इन्फिनेटिव लेगी, यानी मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। तो यहाँ पर टू अंडरस्टैंड नहीं बल्कि हम अंडरस्टैंड को मार्क करने का प्रयास करेंगे। सही ऑप्शन हमने लिखा अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, दे शा द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। यहाँ पर शा मैंने लिखा सा, सी की सेकंड फॉर्म सा एक ऐसी वर्ब है दोस्तों, सा एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ यूज करवाने का प्रयास करती है वेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कांट लेट यू गो, आशिक मिजाजी लोग अक्सर ये बात कहते हैं दोस्तों कि आई कांट लेट के बाद आने वाली बातचीत हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेट के बाद आने वाली बातचीत हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ। दोस्तों अब इन सेंटेंसों को हम देखेंगे। ये कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब हुई, ये सभी के सभी दोस्तों फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको वीडियो नंबर 3 के अंदर बताया था कि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब हुई जो मेन वर्ब का काम करती है, और फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हमेशा बदलती रहती है। उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ टेंसेस, यानी ये टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती नहीं, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है, एक नोट लिख लेंगे, फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है। तो अब मैंने आपको पैसिव सिखाए हैं, नहीं सिखाए हैं, दैट डजंट मैटर। इनका पैसिव बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पैसिव बनाएंगे हम सेंटेंस नंबर 1 का। सेंटेंस नंबर 1 का पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले इस मी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आई हो जाएगा, आई वाज मेड to understand the theorem, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर बाई के बाद मैंने लिखा them। दूसरे सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। यहाँ से मैंने ओल्ड मैन को बनाया सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा द ओल्ड मैन was, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा was seen, the old man was seen to cross the road, why यहाँ पर दे है, why them। इसी प्रकार मैंने इसका पैसिव बनाया। यू को मैंने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया, यू कैन नॉट। जब भी हम दोस्तों मॉडल का पैसिव बनाते हैं तो हम बी का यूज करते हैं। यू कैन नॉट बी लेट गो, या मैं लिखूंगा टू गो, वाई आई का मैंने लिखा मी। दोस्तों इन
तीनों सेंटेंस का हमने पैसिव बनाया। इसमें हमने एक बातचीत देखी कि जब भी मैं इस फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब का यूज करता हूँ एक्टिव वॉइस में, यानी ये फाइनाइट वर्ब यदि यूज़ होती हैं एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में यूज़ होने पर एक्टिव वॉइस में ये अपने साथ हमेशा व हमेशा लेने का प्रयास करती हैं वेयर इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इन वर्ब को हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो कहानी बदलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो इन्हें हम हमेशा लिखते हैं इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव के रूप में। दोस्तों इन सभी में एक वर्ब ऐसी है जो अपने अलग ही रूल के अकॉर्डिंग चलती है, जो वर्ब है लेट के लिए बातचीत, लेट में बातचीत चाहे एक्टिव में हो चाहे बातचीत पैसिव में, हम हमेशा लेकर चलते हैं वेयर इन्फिनिटिव। लेट एक ऐसी वर्ब है दोस्तों, चाहे बात एक्टिव में हो चाहे बात पैसिव में हो, हम हमेशा लेकर चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों ये रही वेयर इन्फिनिटिव की बातचीत। अभी हमने वेयर इन्फिनिटिव समझा। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन सभी बातों को आप लिखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरा है दोस्तों वर्ब एडवांस का। अब हम दोस्तों इसे हम रेस्ट करके अब अगली कहानी चालू करेंगे, जो कि अगला टॉपिक हमारे सामने आएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक जेरंड की बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। और जेरंड एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कई रूपों में हमारे सामने निकल कर आती है। तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा जेरंड की। यदि मैं इस जेरंड की बात करूं तो जेरंड एक सेंटेंस में नाउन की तरह से काम करता है, इसीलिए कुछ ग्रामेरियन इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, कुछ ग्रामेरियन इसे वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। तो जेरंड एक नाउन की तरह काम करने वाला शब्द है, जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब यदि मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर मैं ये एग्जांपल लिख दूँ टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर पिछली क्लास में हमने ये सेंटेंस लिखा था टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर मैंने लिखा टू स्मोक। अब अगर मैं कायदे से देखूँ तो यहाँ पर टू स्मोक जो जवाब दे रहा है ये व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब देने वाले शब्द अपने आप में नाउन का काम करते हैं, क्योंकि हु और हुम तो नेम ऑफ अ पर्सन को डिनोट करने के काम आते हैं। यहाँ पर टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ पिछली क्लास में हमने लिखा था, और यहाँ पर हमने कहा व्हाट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया व्हाट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो मुझे जवाब मिला टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर व्हाट का जवाब, कायदे से व्हाट का जवाब मिल रहा है, और व्हाट का जवाब देने वाले शब्द अपने आप में होते ही नाउन है। इस वजह से यहाँ टू स्मोक नाउन का काम कर रहा है, और ये नाउन तो है लेकिन ये नाउन का कौन सा रूप है, नाउन का ये फुल इन्फिनिटिव का रूप है। अब मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों एक नोट लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ओ इंजूरियस। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ओ यूएस जुड़ा होता है वह हमेशा इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कई बार 12th और 10th की बोर्ड परीक्षा में एक शब्द देता है करेज, और करेज का वो पूछता है एडजेक्टिव फॉर्म, तो करेज का एडजेक्टिव फॉर्म दोस्तों आपको लिखना होगा करेजियस। इसी प्रकार उस कई बार वैल्योर का एडजेक्टिव फॉर्म पूछ लेता है। वैल्योर यानी होता है दोस्तों वीरता, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वैलोरियस। ये कुछ एडजेक्टिव फॉर्म थे। तो हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ओ एस जुड़ता है उससे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर, जब मैंने ये बात लिखी थी पिछली क्लास में, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि यहाँ पर इस टू स्मोक को हटा हम स्मोकिंग भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस बातचीत को हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्मोकिंग भी एक ऐसा शब्द है जो व्हाट का जवाब दे रहा है। जैसे मैंने कहा व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपने जवाब दिया स्मोकिंग, तो यहाँ पर स्मोकिंग भी एक नाउन है, और ये नाउन तो है लेकिन ये नाउन होने के साथ साथ ये नाउन का एक रूप है जो जेरंड का काम कर रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर स्मोकिंग जेरंड है और टू स्मोक इन्फिनिटिव है, दोनों व्हाट का जवाब दे रहे हैं, और व्हाट का जवाब देने की वजह से दोनों शब्द नाउन है, इसीलिए तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसी प्रकार मैंने लिखा टू रन इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब दोस्तों इस सेंटेंस में आप देखेंगे टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन
टू रन किसका जवाब, मैंने कहा व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, जवाब मिला टू रन, तो ये व्हाट का जवाब इसने दिया, व्हाट का जवाब देने की वजह से ये नाउन। तो बातचीत ऐसी भी तो हो सकती है कि हम इस टू रन की जगह रनिंग लिखें, तो ये रनिंग भी दोस्तों, ये रनिंग भी साथियों व्हाट का जवाब ही दे रहा है। व्हाट का जवाब देने की वजह से ये नाउन है, और ये नाउन तो है लेकिन ये नाउन का एक पार्ट जिसे हम जिरंड कहते हैं, और इसे हम 2 + V1 यानी हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। अभी दोस्तों जिरंड और इन्फिनेटिव के बीच का मूलभूत फर्क हम समझेंगे थोड़ी और आगे। अभी जैसे हम कॉन्सेप्ट को गहराई पर लेकर चलेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, बेसिक बातें हैं ये। अब दोस्तों इस बात को आप लिखेंगे, यहाँ पर इस 2 + V1 की जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी जिरंड का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई डिसाइडेड टू पे द विल, आई डिसाइडेड टू पे द विल। इस सेंटेंस में ये डिसाइडेड के बाद ये जो कुछ भी आया ये इन्फिनेटिव है, और कायदे से इन्फिनेटिव होने की वजह से यह नाउन है, यह इन्फिनेटिव तो है। इस डिसाइडेड की वजह से यहाँ 2 + V1 आया जो कि नाउन का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिसाइडेड को हटा स्टॉप्ड लिख दूँ तो स्टॉप्ड लिखते ही यहाँ पर ये 2 पे हट जाएगा और पेइंग आएगा, तो ये पेइंग आएगा, और कायदे से ये पेइंग भी नाउन है, नाउन होने के साथ साथ ये जिरंड है। तो दोस्तों इस फाइनाइट वर्ब की वजह से जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये बदल रही है। इस फाइनाइट वर्ब की जैसे ही मैंने डिसाइड लिखा तो यहाँ पर ये आया नाउन के रूप में, इन्फिनेटिव। जैसे ही मैंने स्टॉप लिखा तो ये भी नाउन की तरह यूज हुआ, लेकिन ये जिरंड के रूप में आया, ing के रूप में। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये ऐसी फाइनाइट वर्ब हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड कर रही है। तो हमारा एक नियम यही निकल कर आया कि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो कि हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, आई एप्रिसिएटेड me joining the club। दोस्तों अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर ज्वाइनिंग किसका जवाब दे रहा है? अगर हम इस ज्वाइनिंग की बात करें तो ये ज्वाइनिंग जवाब दे रहा है व्हाट का जवाब देने की वजह से कायदे से यह है जिरंड का काम कर रहा है, और ये व्हाट का जवाब दिया जिरंड है, तो जिरंड होने की वजह से ये नाउन का एक पार्ट है। तो कायदे से यहाँ पर हटा इसमी को हम माई लिखने का प्रयास करेंगे। ये बात दोस्तों हम प्रोनाउन के चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमने मी की जगह माई क्यों लिखा, भी आप इस बात को लिखेंगे। दोस्तों इतनी बात को लिखेंगे, इसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे और उन एग्जाम्पल से हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो भी जिरंड और इन्फिनेटिव है इसको और गहराई पर समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस बात को लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी गहराई पर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। दोस्तों अब मैं कुछ एक एग्जांपल लिखना चाहूँगा आपके सामने। जैसे मैंने लिखा कि हीना enjoyed dash watch the movie। दूसरा सेंटेंस मैं यदि लिखना चाहूँ तो राहुल started dash write the letter। तीसरा एग्जाम्पल यदि मैं लिखना चाहूँ तो शिखर denied dash take the bribe। ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। इन एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुछ एक ऐसी वर्ब है, जैसे हम लिखेंगे आफ्टर the following finite verb we use verb first form ing। इसी को हम कहते हैं जिरंड। कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब हैं, जिनके बाद हम हमेशा जिरंड का यूज करते हैं। ये वर्ब हो सकती हैं इस प्रकार से, स्टार्ट, स्टॉप, enjoy, love, like,
हेट, एवॉइड, डिनाई, रिमेंबर, इसी प्रकार मैं यदि लिखना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट, या फिर मैं लिखना चाहूँ मिस। बहुत सारी ऐसी वर्ब है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने बाद ing को यूज़ करवाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी जिरंड का यूज किया जाता है। इन वर्ब के बाद हमेशा आपको यूज करना होता है जिरंड का। पहले सेंटेंस की यदि मैं बात करूँ तो हिना इंजॉयड, हिना इस इंजॉय के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब की ing फॉर्म वाचिंग लगाने का प्रयास किया इस इंजॉय के मुताबिक। तो मैंने यही कहा कि ये फाइनाइट वर्ब है। आने वाली फाइनाइट वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करते हैं। राहुल स्टार्टेड डैश राइट द लेटर, इस स्टार्टेड की वजह से मैंने यहाँ पर जो सही आंसर जचाने का प्रयास किया राइटिंग। शिखर डिनाइड डैश टेक द ब्राइब, इस डिनाइड की वजह से मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया टेकिंग। दोस्तों हमें यहाँ पर समझना होगा, हमें यहाँ पर एक बात समझना होगा कि जीरंड और इन्फिनेटिव के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोनों का मतलब एक ही हुआ, दोनों का अर्थ एक ही हुआ कि दोनों का अर्थ ये हुआ कि धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों जीरंड और इन्फिनेटिव में काफ़ी छोटा सा फ़र्क है, जिस फ़र्क को मैं बताना चाहूँगा काफ़ी सारे लोग इस फ़र्क को बता नहीं पाते हैं और कुछ का कुछ लपेटने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इस इन्फिनेटिव के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ 2 + V1, तो ये हमेशा इसका मतलब होता है एट टू बी डन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन अभी हुआ नहीं, यह एक्शन होना अभी बाकी है। यदि कहीं पर भी 2 + V1 आया है, इसका मतलब कोई भी एक्शन अभी हुआ नहीं, यह एक्शन होना अभी बाकी है। यदि मैं बात करूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का यानी जिरंड का, तो जिरंड में कोई भी एक्शन यदि कंटिन्यूअस है, चल रहा है, तो उसे हम जिरंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों ये हुआ जिरंड और इन्फिनेटिव के बीच का बेसिक फ़र्क। 2 + V1 यूज करता हूँ यानी एक्शन एट टू बी डन, कोई भी एक्शन अभी हुआ नहीं, यह एक्शन अभी होना बाकी है, यह दर्शाता है इन्फिनेटिव। लेकिन यदि मैं जिरंड की बात करूं तो जिरंड के अंदर कोई भी एक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चल रहा होता है, इसे हम जिरंड कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यदि मैं लिखना चाहूं, इस बात को लिखेंगे, इनके बाद हमेशा जिरंड आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूं कि ईशान स्टॉप्ड, यदि मैं लिखना चाहूं ईशान स्टॉप्ड टू स्मोकिंग, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, ईशान स्टॉप्ड टू स्मोकिंग, अगर मैं लिखता हूँ ईशान स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब ये हुआ कि ईशान नाम का कोई लड़का था, वो चल रहा था और उस पर रुका ताकि वह स्मोक कर सके। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन होना अभी बाकी है। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन होना बाकी है। लेकिन यदि मैं बात करूं स्मोकिंग की, अगर मैं स्मोकिंग का यूज करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ईशान नाम का लड़का था, वह रुका और स्मोक करने लगा, यानी इसका मतलब स्मोक करने का एक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब स्मोक अभी किया नहीं, अभी स्मोक हुआ नहीं है, स्मोक करने का एक्शन हुआ नहीं है, स्मोक करने का एक्शन अभी बाकी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ कि आई डिसाइडेड टू पे द विल, इसका मतलब क्या हुआ कि विल को अभी पे किया नहीं गया है, बिल को पे किया जाना अभी बाकी है। जैसे मैं कहूँ आई वांट टू बाई अ हाउस, इसका मतलब घर अभी खरीदा नहीं, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, अभी मैंने घर खरीदा नहीं, घर खरीदे जाने का एक्शन अभी होना बाकी है क्योंकि 2 + V1 का यूज किया गया। इसी प्रकार इस सेंटेंस में देखें, हिना एंजॉयड वाचिंग द मूवी, हिना ने मूवी को एंजॉय किया कब जब मूवी देखने का एक्शन कंटिन्यूअस हुआ, इस वजह से मैंने ing का उपयोग किया। राहुल स्टार्टेड राइटिंग द लेटर, जब राहुल ने स्टार्ट कर ही दिया है, इसका मतलब वो एक्शन कैसा हुआ कंटिन्यूअस, इस वजह से मैंने ing का यूज जिरंड का यूज किया। शिखर डिनाइड टेकिंग द ब्राइब, यहाँ पर 2 शब्द है, एक शब्द होता है रिफ्यूज और एक शब्द होता है डिनाई।
रिफ्यूज का मतलब भी मना करना, डिनाई का मतलब भी मना करना। इस रिफ्यूज का मतलब होता है टू से नो। इस रिफ्यूज का मतलब होता है टू से नो, कोई भी काम करने के पहले मना करना, कोई भी काम करने के पहले मना करना। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे 10,000 रुपये देंगे, आपने कहा मेरे पास नहीं है, इसका मतलब किसी भी काम करने के पहले मना करना। अब मैंने कहा डिनाय, डिनाय का मतलब कि कोई भी काम करने के बाद मना करना, इसके लिए हम डिनाय का यूज करते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिनाय कोई भी काम करने के बाद मना करना, रिफ्यूज कोई भी काम करने से पहले मना करना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। दोस्तों अब हम ने अभी इन चीज़ों को समझा। अब हम वर्ब एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट दायरे को कवर करेंगे, कुछ एक सेंटेंस के द्वारा इन बातों को आप लिखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरा है वर्ब एडवांस का। हमने समझा जीरंड और इन्फिनिटिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या और इन दोनों में मूलभूत फर्क क्या है। अब हम इन 3 सेंटेंस के द्वारा जीरंड और इन्फिनिटिव के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन हम करेंगे। इन तीन सेंटेंस के द्वारा हम जीरंड और इन्फिनिटिव के एडवांस कॉन्सेप्ट की बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैंने कहा आई सा द ओल्ड मैन डैश क्रॉस द रोड। अगर मैं इस सेंटेंस में लिखना चाहूँ आई सा द ओल्ड मैन, तो इस सा की वजह से यदि मैं लिखना चाहूँ क्रॉस, तो क्रॉस लिखने का मतलब ये हुआ यहाँ से ये एक रोड है, यहाँ से एक रोड है, यहाँ पर कोई ओल्ड मैन है, यहाँ पर कोई ओल्ड मैन है। इस क्रॉस लिखने का मतलब ये हुआ कि बूढ़े आदमी ने अभी रोड क्रॉस किया नहीं है, रोड क्रॉस करने का एक्शन होना अभी बाकी है। ये तो हुआ इस क्रॉस लिखने का मतलब। लेकिन यदि यहाँ पर इस क्रॉस को हटा मैं क्रॉसिंग लिखने का प्रयास करूँ तो कोई बूढ़ा आदमी यहाँ पर है और यहाँ से वह रोड को पार कर रहा है, यानी रोड पार करने का एक्शन कंटिन्यूअस हुआ। ये तो मतलब हुआ इस क्रॉसिंग को लिखने का। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस सा की वजह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा क्रॉस तो अभी रोड क्रॉस करने का एक्शन बाकी है। अगर मैं क्रॉसिंग लिखूँ तो रोड क्रॉस करने का एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस किया जा रहा है। एवरीवन सा द थीव स्नैच द चेन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस सा की वजह से स्नेच, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ स्नेच तो स्नेच लिखना थोड़ा सा नॉनसेंस बात हुई। और अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ स्नेचिंग, दोनों ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे। आपको कैसे पता कि वो इंसान चोर है? आपको कैसे पता कि वो इंसान चोर है? तो अगर मैं इस सेंटेंस में जानना चाहूँ तो कोई भी इंसान चोर तभी हो सकता है जब वह चेन खींचने का काम कंटिन्यूअस किया गया। स्नैच माने खींचना, चेन खींचने का काम यदि कंटिन्यूअस है तो इसके लिए हम ING का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर स्नैच लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन हुआ नहीं, कोई भी इंसान चोरी करने के पहले चोर कैसे हो सकता है? यह बात नॉनसेंस हुई। इस वजह से जब एवरीवन सा द थीफ, उसने चोर को देखा जब चेन खींचने का काम उसने कंटिन्यूअस किया। दे सा द चाइल्ड डैश फॉल ऑफ द ट्री। उन्होंने चाइल्ड बच्चे को देखा पेड़ से गिरते हुए, यानी पेड़ से गिरने का एक्शन कंटिन्यूअस हुआ। इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉलिंग लिखने का प्रयास किया। दोस्तों अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरा था वर्ब एडवांस का। हमने जेरंड की कहानी को कंप्लीट किया बहुत ही एडवांस लेवल पर जाकर। दोस्तों आप वीडियो को 1, 2, 3 बार समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक आपको अगला जो पार्टिसिपल होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यूअसली शेयर करिए। एक एक करके सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। कंप्लीट कोर्सेस यहाँ पर होगा। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश चलेगी, ग्रामर जो चलेगी बेसिक टू एडवांस चलेगी। हर एक दायरे को कवर करूँगा और जल्द ही मैं दोस्तों एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम समझेंगे कि नोट मेकिंग समरी को हम कैसे लिखें बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। इसे हर जगह दोस्तों शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।